नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये लर्निंग वीडियो आज होने वाला है निफ्टी आईटी के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी आईटी और उसके जो आईटी से रिलेटेड कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, यानी आईटी सेक्टर में क्या हो सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में किसी टाइप की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है वहां पे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग एक रिस्की गेम ही होता है और यहाँ पे किसी तरह की गारंटी या एश्योरेंस की बात नहीं करनी चाहिए और ना यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी आईटी के ऊपर। अब निफ्टी आईटी में चलने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग बोलते हैं सर रिसर्च एनालिस्ट हैं तो क्या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है क्या? नहीं, रिसर्च एनालिस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता। रिसर्च एनालिस्ट सिर्फ ये बताता है कि उसकी रिसर्च क्या है। फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है जो आपके पूरे फाइनेंस को समझ के आपको बताता है कि आपको क्या करना है। तो दोनों में फर्क होता है, इस बात का ध्यान रखिए। पिछले वीडियो के नीचे भी बहुत कमेंट थे तो मुझे लगा आपके साथ बात की जानी चाहिए। आइए निफ्टी आईटी को देखते हैं। निफ्टी आईटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा आफ्टर अ ग्रेट करेक्शन, ये बहुत तगड़ा करेक्शन था, बाउंस आता है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके जो है निफ्टी आईटी खड़ा है एंड रेडी टू ब्रेक दिस जोन, ऐसा नजर आता है। इसकी संभावनाएं है कि निफ्टी आईटी इस जोन से निकल सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं कि अगर आईटी सेक्टर चलने वाला है तो हम आईटी 20 को अपने रडार पे ले और एडवाइजर से बात करें। दूसरा ऑप्शन होता है कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसको अपने रडार पे ले और अपने एडवाइजर से बात करें, अगर एडवाइजर है तो, कि क्या संभावनाएं हैं। अगर मैं इसको बोलूं तो कुछ लोग इसको कप एंड हैंडल कहेंगे, कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहेंगे, कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहेंगे, कुछ मल्टीपल पॉइंट ब्रेकआउट करेंगे। भाई सिंपल लैंग्वेज में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से बार बार स्टॉक नीचे जा रहा था, मेजर रेजिस्टेंस जोन, वहां से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो दिस सेक्टर मस्ट बी ऑन योर रडार। अब इसी टाइप का फॉर्मेशन जो करा है किसी भी स्टॉक ने अगर इस सेक्टर में, तो उसको रडार पे लीजिए और देखिए। साथ में ये भी नोट करिए कि निफ्टी आईटी उन्हीं भाव के आसपास है जिन भाव पे वो 2021 में था। तो जब कभी भी, मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा कि साल डेढ़ साल के अंदर कभी भी किसी भी सेक्टर में किसी स्टॉक में 2 गुना 3 गुना 5 गुना की तेजी बनती है, छोड़ दो। और अगर काम कर रहे हो तो ध्यान रखो वहां पे मोमेंटम प्ले हो रहा है, क्योंकि उसके बाद या तो वो टाइम वाइज करेक्शन करेगा आने वाले 2-4 साल, या फिर वो प्राइस वाइज बड़ा करेक्शन करेगा, तो आप वो झेल नहीं पाएंगे तेजी के बाद आएंगे तो। अब सोचो जिसने यहाँ पे निफ्टी आईटी में पैसा लगाया, आज से आप 4 साल पहले किसी को जाके पूछते हैं आईटी स्टॉक को लेके, वो यही कहता अरे बहुत बुलिश है, 2025 तक ही होगा, 26 कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, तो वो साइडवेज होगा या फिर नीचे गिरेगा। तो रियलिटी है, उसको समझो। ये बात शायद आपको चुप सकती है, शायद बढ़िया ना लगे, लेकिन रियलिटी है। मेरा काम आपको रियलिटी बताना। तो ये आईटी सेक्टर की रियलिटी जो अब एक लगता है कि एक करेक्शन कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है जिन्हें हम अपने रडार पे लेना है, कौन से चार्ट से जिनको हम देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम आता है वो टीसीएस का आता है। ध्यान रखिए, मैं सिर्फ लार्ज कैप की बात नहीं करूंगा या मिड स्मॉल की भी बात करूंगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझना चाहिए एक चीज को, टीसीएस भी एक उसी टाइप का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये भी उस फॉर्मेशन के लिए तैयार है, ऐसा लगता है। सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है जो निफ्टी आईटी के चार्ट पे बन रही है। तो अगर ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन से ऊपर आता है तो कीप ऑन रडार, ओके, कीप ऑन रडार। और यहां पर अपने एडवाइजर से बात करिए कि क्या किया जा सकता है, या अगर आपकी समझ अलाउ करती है, आपको पता है टेक्निकल कैसे प्ले करना है, तो मोमेंटम बन सकता है, उस मोमेंटम के ऊपर फोकस रखिएगा। ये रेजिस्टेंस जोन है जिसका आपको टीसीएस पे ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं बिना टाइम गंवाए बिना। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं दैट इज इन्फी। यहाँ पे इन्फोसिस को आप ध्यान से देखिए, सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें नजर आता है। ये देखिए 1640 के नीचे जो है ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। यहाँ पे 1640 और 1560 का एक लंबा रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन को पार करने के बाद आप देखिए क्या हो सकता है, अपने रडार पे रखिए और फिर अगर एडवाइजर है तो उसके साथ कंसल्ट जरूर करिएगा। तो 1640 के ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना है, हमें दिख गया अभी ट्रेंड जो है वो बदल रहा है, तो हमारा सबसे पहला ड्यूटी पता है क्या होता है, नीचे के सपोर्ट्स मार्क कर दो कि ये जो सपोर्ट है वो मार्क कर दो, ऊपर के रेजिस्टेंस मार्क कर दो कि कौन कौन से रेजिस्टेंस है जो ऊपर इसको परेशान कर सकते हैं। बस सिंपल ये इतना सा काम करो, बाकी आपको चार्ट खुद समझा देगा। पैटर्न्स के ऊपर थोड़ी बहुत अगर आपकी पकड़ है, थोड़ी बहुत चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर पकड़ है, काम हो जाएगा। अगर किसी चीज पे नहीं है, खाली आपने ये समझ लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं चार्ट पे, तो खाली एक काम करिए, आप सपोर्ट पे अपना ध्यान दीजिए कि सपोर्ट कहां है। ऊपर के रेजिस्टेंस अगर आपको आते हैं तो बढ़िया है, नहीं आते हैं तो भी चलेगा, बट आपका सपोर्ट जो है नीचे का वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो सपोर्ट हमें क्या रखना है और वो क्या नजर आ रहा है। उसमें भी 2 सपोर्ट होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म का और दूसरा लॉन्ग टर्म का। हमें डिसाइड करना होगा कि आर वी लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म और आर वी लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। लेकिन सिंपल है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, इधर वो लगाओ, ये इंडिकेटर मारो, वो इंडिकेटर मारो, नहीं, 50 चीजें कंबाइन करने की जरूरत नहीं है।
कीप थिंग्स वेरी सिंपल। चीज़ें सिंपल होगी तो वो पब्लिक को अच्छी कम लगेगी। क्यों अच्छी कम लगेगी? क्योंकि पब्लिक को आदत होती है फोमो वाली चीज़ देखने की, कि उसको डीप वो उस एनालिसिस समझाया जाए। लेकिन चीज़ें वाकई में मार्केट में बड़ी सिंपल है, सिंपल तरीके से समझेंगे आगे बढ़ेंगे। और ये एहसास उनको है जो लोग ऑलरेडी काफ़ी डीप चीज़ें सीख चुके, फिर पता चला यार ये तो सिंपल भी वही नजर आ रहा था, सिंपल प्राइस एक्शन पे ये चीज़ नजर आ रही थी। ओके, तो इन्फोसिस कैन बी द सेकंड चार्ट ऑन योर रडार। उसके आगे चलते हैं, यहां पे हम बात करेंगे एम्फेसिस के ऊपर। लुक एट दिस इज एम्फेसिस डाटा। इसको भी एक बार आप ध्यान से समझिए, ओवरऑल पिक्चर देख लीजिए ना। इनके 4-4 साल से कोई रिटर्न नहीं है इन स्टॉक्स के। 4-4 साल से ये स्टॉक जो है वो एक इस दायरे में खड़े हैं कि अगर किसी ने 4 साल पहले भी कुछ काम किया है तो नो रिटर्न्स हैं उन कंपनीज के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर अभी एम्फेसिस का जो पैटर्न बन रहा है सिमिलर टाइप ऑफ निफ्टी आईटी है। मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो है वहां से निकलता हुआ ये नजर आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखा जाए। ब्रेकआउट होता हुआ चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट किस तरीके से हो रहा है। तो हमारी ड्यूटी क्या, सपोर्ट लाइन वगैरह मार्क कर लो। तो सपोर्ट लाइन कौन सी, वो मार्क कर लीजिए कि हाँ ये सपोर्ट लाइन्स है, इनको मार्क रखिए। और उसके अकॉर्डिंग ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन्स भी जो है वो भी मार्क करने हैं। ओके, इतना काम करते ही हमारा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। तो एम्फेसिस कैन बी ऑन योर रडार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एम्फेसिस थर्ड कंपनी। आगे चलते हैं परसिस्टेंट के ऊपर। यहाँ पे देखिए परसिस्टेंट सिस्टम। अगेन रिमाइंडिंग में कोई आपको बाय सेल के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यही कह रहा हूं कि आप इसे रडार पे लीजिएगा। ओके, एम्फेसिस शोइंग सिमिलर टाइप ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम शोइंग सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर आप खुद नोट करना चाहें तो 2 बार बना है स्ट्रक्चर और अभी तीसरी बार बनता हुआ इस टाइप से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन को अगर काटे तो नीचे के सपोर्ट को क्लियर रखिएगा, ऊपर के रेजिस्टेंस आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, कई कंपनी ऐसी होती है जो ऑल टाइम हाई के आसपास जाती रहती है या उसके ऊपर रहती है, तो वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होते क्लियर, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा रेजिस्टेंस ऊपर होगा। वहां पे हमेशा जो भी स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो अपने ट्रेलिंग सपोर्ट क्लियर रखते हैं। ट्रेलिंग जो सपोर्ट होते हैं उन लेवल्स को क्लियर रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो अपना राइड जो करना होता है उसको देखते हैं। परसिस्टेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न निफ्टी आईटी जैसा ही है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे आपका एडवाइजर आपकी क्या हेल्प कर सकता है। अगर एडवाइजर है तो नहीं है तो खुद सोचिए कि सपोर्ट क्या हो सकते हैं नीचे के और ऊपर के रेजिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कीप ऑन रडार परसिस्टेंट। अब देखिए, कोई हम लोग यहाँ पे 10 कंपनीज का डिस्कशन करें, जरूरी नहीं कि 10 के 10 में मोमेंटम बने, हो सकता है एक आध कंपनी कुछ फॉल्स मूव करके भी हमारे साथ थोड़ा सा छल कपट कर ले, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है और वहीं पे हमें सपोर्ट बचाते हैं। एम्फेसिस परसिस्टेंट हुआ। अब चलिए यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे मस्टेक की। यहाँ पे इसको जरा देखिए, लुक एट दिस मस्टेक एक नीचे क्या कर रहा है, गिरावट के बाद बेस बिल्डिंग कर रहा है। तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसके ऊपर आके सस्टेन किया तो ये एड इन वॉचलिस्ट टाइप स्टॉक जो है वो बन जाएगा। अगर इसका भी आप डाटा देखेंगे तो आज ये उन्हीं भाव पे अवेलेबल है जिन भाव पे 2021 जुलाई के अंदर अवेलेबल था, उन्हीं भाव के आसपास ये स्टॉक भी अभी अवेलेबल हो रहा है। मतलब इतने अगर 4 साल के रिटर्न्स देखे जाए, उस टाइम 2021 में अगर किसी ने उस टाइम पे कंपनी में कुछ काम किया था तो अभी तक उसका रिटर्न, अगर वो काम करके बैठा है तो रिटर्न 0 है। ये ध्यान में रखने वाली बात होती है। तो ये चीज़ें हमें बताती है कि मार्केट में रिस्क बहुत होता है, अगर हम अपनी समझदारी से काम नहीं करेंगे रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी नोट करिए, मस्टेक कैन बी ऑन योर रडार। आगे चलिए, नेक्स्ट इज केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसको भी जरा ध्यान से देखिए, केपीआईटी टेक क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद में पहले साइडवेज ब्रेकडाउन और उसके बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या, अब इसको जरा नोट करके समझिए। यहाँ ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा था फरवरी के अंदर। उसके बाद में एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद में यहाँ नीचे गया और अब वापस ऊपर आ रहा है ऑलमोस्ट जून के अंदर। तो फरवरी से जून, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और ऑलमोस्ट जून, मतलब 4 से 4.5 महीने जो हैं वो हुए हैं और उसके अंदर ये पैटर्न फॉर्मेशन हुई है। तो ये इन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आता है तो मस्ट बी ऑन योर रडार। ओके, कीप ऑन रडार। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आप अपने रडार पे लीजिए और चेक करिए कि नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से बना रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस कौन से हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और जिनके ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। हालांकि वो रेजिस्टेंस जो है वो आप समय के साथ सीख जाएंगे किस तरीके से डिफाइन होंगे, बट सपोर्ट को बहुत क्लियर रखना है कि सपोर्ट हमें क्या लेना है। ओके, अभी इसी चार्ट को अगर हम क्लियर करके यहां पर देखना चाहें कि वीकली चार्ट क्या बोलता है, तो देखिए वीकली चार्ट पे भी आपको वो चीज दिखेगी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद में एक पोज है और पोज के बाद में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस जोन को काटता है तो देखा जाना चाहिए, एक बार रिव्यू किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आप बाय सेल करिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू रिव्यू है। उसके बाद में इसको सब्जेक्ट टू रिव्यू वाली चीज में देखा जाए और समझा जाए कि क्या हो सकता है। इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस वन बी सॉफ्ट, look at this is the weekly chart after correction of 61-62%. now ये डेली चार्ट कन्वर्ट किया, look at this, यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट टाइम ये भी फरवरी में इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहा था, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। नाउ आफ्टर
4.5 मंथ ये देखिए इस पैटर्न के रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके खड़ा है। ओके, इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके जो वो स्टॉक खड़ा हुआ नजर आ रहा है और हमें इस रेजिस्टेंस जोन को अपने रडार पे रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, ये रेजिस्टेंस जोन हो सकता है जिसका हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या क्लियर करना है, रेजिस्टेंस जोन मिल गया पहला वाला जिसके ऊपर की हमारा सब्जेक्ट टू रिव्यू जाएगा या एड इन वॉच लिस्ट होगा या ऑन रडार हो जाएगा या हमारे एडवाइस से कंसल्ट हो जाएगा। जो भी है इस पॉइंट पे काफी डिसीजन मेकिंग चीजें हो सकती है, वो ध्यान रखना है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है नीचे का सपोर्ट क्लियर कर लेना। भाई सपोर्ट कौन सा है, मतलब जब रेजिस्टेंस जोन काट रहा है ना तो इमीडिएटली जो नीचे सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है आपको चार्ट क्लियरिटी दे देगा वहां पे, तो यहां पे ये चीजें रहेंगी। ऊपर के रेजिस्टेंसेस की बात करें तो ऊपर के रेजिस्टेंस भी आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी चार्ट को तरीके से समझा कि वेव फॉर्मेट में वो कैसे आ रहा है। सो ये सब एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा बहुत से ऐसे आईटी सेक्टर के जो कंपनीज है वो ऐसा करती हुई नजर आ रही है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए, ITBs को इसको थोड़ा समझिए। ये ITBs है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये तो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर आप देखेंगे उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ITBs भी। तो ये हमें नोट करना चाहिए कि IT सेक्टर में आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वहां पे मोमेंटम थोड़ा रह सकता है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। एडवाइस से बात कर सकते हैं, अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग वहां पे हम इसे देख सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग यू, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि अभी तक ये सब्जेक्ट टू रिव्यू है। जब रिव्यू खत्म होगा तब हम देखेंगे और हो सकता है उसके टाइम पे मैं आपके साथ ये टेलीग्राम या ट्विटर पे शेयर करूं। तो अगर आपने हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे हो दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ 1-to-1, ध्यान रखिएगा प्योरली लर्निंग प्रोग्राम अगर आप सीखना चाहें 1-to-1 तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड RA सर्विसेज के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करके आप डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप व्हाट्सअप करेंगे आपको क्विक रिप्लाई मिलने के चांस ज्यादा होंगे क्योंकि कॉलिंग लाइन्स हमारी काफी ज्यादा बिजी रहती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।